इनकी नीयत मुझे लग नहीं रही है कि ये SC ST OBC के मुद्दों पर संजीदगी नजर नहीं आ रही है। और SC ST का काम तेज हो, उनके लिए सही में कोई काम इफेक्टिव हो, उस पर सरकार की भी नीयत नजर नहीं आती। आरक्षण तो बचा भी नहीं है, नौकरियां ही नहीं है, तो आरक्षण किस बात का? जबकि तब तक आरक्षण चलने वाला नहीं है 200 साल तक। भाई प्राकृतिक संसाधन उनके पास है, देश का व्यापार उनके पास है, देश की सारी संपत्ति उनके पास है, खेत की जमीन उनके पास, हमारे पास है क्या? आपने अरविंद केजरीवाल के मुंह से सामाजिक न्याय पे एक शब्द नहीं सुना होगा। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है दलित टाइम्स में। अभी मेरे साथ जो मौजूद हैं, इनका नाम है राजेंद्र पाल गौतम, जो आम आदमी पार्टी से सीमापुरी के विधायक रह चुके हैं, समाज कल्याण मंत्री रह चुके थे और अभी इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया है। अब इनसे पूछेंगे कि आम आदमी पार्टी को छोड़ना और कांग्रेस से जुड़ना ऐसी क्या चीजें थी जो इन्होंने कांग्रेस आम आदमी पार्टी को छोड़कर, जिस आम आदमी पार्टी में वो ना केवल मंत्री रहे बल्कि विधायक भी रहे, और उसको छोड़ के जाना, क्या वो वजह थी? वो हम इनसे बातचीत करेंगे कि वो वजहों के बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं। स्वागत है सर आपका। जी शुक्रिया, जय भीम। क्या कहना चाहेंगे, क्या वो ऐसी वजह थी जो आपने अपना पद छोड़ दिया? मंत्री भी रह चुके, उस पार्टी को छोड़ने की क्या वो वजह रही? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं राजनीति में नवंबर 2014 में जुड़ा। इससे पहले मैं कभी किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं रहा। मैं बचपन से सोशल वर्क में रहा हूँ और 83 से सोशल वर्क में हूँ। 86 से बच्चों को फ्री पढ़ाना शुरू किया। हम 20-25 लड़कों की टीम थी, हम लोग पढ़ाते थे। समता सैनिक दल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बनाया था और उसमें एक सिपाही भर्ती होकर धीरे धीरे फिर 2002 में नेशनल चीफ जनरल सेक्रेटरी भी बने और समाज का काम करते रहे। लेकिन जब मान्यवर कांसीराम साहब ने DS4 बनाया तो DS4 में भी हमें छोटे कार्यकर्ता के तौर पर मदद करते थे। नवंबर में हमसे आम आदमी पार्टी के लोगों ने संपर्क किया। हमने कहा हमारा तो राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने कहा राजनीति में नहीं है, देश बदलने में तो है। आप तो आंदोलन में है और आंदोलन से ये पार्टी निकली है। मैंने कहा हाँ, देश बदलने में है और हम लोग निश्चित तौर पर आंदोलन में हैं। और हमसे उन्होंने बायोडाटा लिया, हमें 1 महीने के अंदर टिकट मिल गया और फिर 2 महीने बाद चुनाव हुआ और हम बहुत भारी मतों से जीत भी गए और 2.5 महीने बाद मंत्री भी बने। लेकिन जो योजनाएं हमने बनाई वो बाद में धीरे धीरे दम तोड़नी शुरू हो गई। कोई भी SC ST डिपार्टमेंट में अफसर रहना नहीं चाहता और SC ST का काम तेज हो, उनके लिए सही में कोई काम इफेक्टिव हो, उस पर सरकार की भी नीयत नजर नहीं आती। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का भी रवैया धीरे धीरे बदलता सा दिखाई दिया। भाई आप SC ST OBC माइनॉरिटी को भागीदारी दो, बेशक जो क्वालिफिकेशन आपने रखे वही रखो, कोई पक्षपात मत करो, आप कोई अलग से छूट भी मत दो, लेकिन उतनी जितनी % उनकी जनसंख्या उनको हिस्सा तो दो। लेकिन वो भी लागू नहीं हुआ। और जो चीफ सेक्रेटरी को मैंने चिट्ठी लिखी कि कोई भी वैकेंसी किसी विभाग में निकलती है और 45 दिन से ज़्यादा के लिए अगर आप रखते हो तो आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है, नहीं करेंगे तो आप जेल जा सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने वो भर्तियां रोक दी। उन्होंने कहा भी ये तो देना पड़ेगा रिजर्वेशन। इस बात से अरविंद जी खपा हो गए और 4 अक्टूबर 2022 को मुझे अपने घर बुलाया सुबह कि भाई आपने कोई चिट्ठी लिखी है ऐसे चीफ सेक्रेटरी। मैंने कहा लिखी है। कह रहे क्यों लिखी है? इसलिए लिखी है कि ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है और बीइंग SC ST OBC वेलफेयर मिनिस्टर। कब बुलाया था आपको? 4 अक्टूबर 2022 ने मेरे से पूछा। मैंने कहा एज ए बीइंग SC ST OBC वेलफेयर मंत्री ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो SC ST OBC का रिजर्वेशन वो ठीक से लागू हो। तो इसमें तो कोई नई पॉलिसी तो है नहीं कि मुझे आपसे पहले पूछना है। ये तो मैंने जो चला रहा है उसको लागू करना था। तो कहने लगे कि आपको तो बस हमेशा रिजर्वेशन लगा रहता है। तो मेरे को तो बहुत भारी झटका लगा। 2014 में आप राजनीति में आए, 2024 में आपने आम आदमी पार्टी को छोड़ा। हाँ 10 साल का ये अंतर, 10 साल पूरे हुए आपके राजनीति में। 10 साल में आपको मतलब 2000 मतलब इतनी कार्यकाल के बीच में कभी ऐसा कुछ नहीं लगा 2022 में? मैं आपको बताता हूँ, जो 2015 से और 20 तक जो मैं रहा MLA और उसमें लास्ट के 2.5 साल मंत्री भी रहा, उस दौरान तो मुझे ना तो कभी टोका, कोऑपरेशन भी मिला, कई अच्छी योजनाएं बनाने का मौका मिला, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आई। प्रॉब्लम तब आई जब 2020 में दोबारा जीते,
फिर से मंत्री बना, तो फिर जो मैंने स्कीम में लेके जाऊं तो उन्होंने मना भी नहीं किया और बनाने भी नहीं दी। अच्छा। ये कहा नहीं नहीं हाँ करेंगे इसको, थोड़े दिन रुक जाओ। इनकी नीयत मुझे लग नहीं रही है कि ये SC ST OBC के मुद्दों पर संजीदगी नजर नहीं आ रही है, संवेदनहीनता नजर आ रही है। बल्कि पंजाब के भेजने से पहले हमने कोशिश की कन्विंस करने की कि कम से कम एक SC एक मुस्लिम जरूर भेजो, एक OBC जरूर भेजो। तो जब वो उसमें भी इग्नोर कर दिया तो हमें लगा कि इसका मतलब SC ST OBC माइनॉरिटी की केवल वोट चाहिए, उनको देना कुछ नहीं है। उचित लेकिन समझा जब कि अब ऐसी चीजें आपके कहने के हिसाब से कि बाद में वो जब आप रिजर्वेशन की बात करते थे तो केजरीवाल सरकार को इस पे आपत्ति होती थी, लेकिन अभी जिस तरीके से केजरीवाल सरकार ने फिर से वो जय भीम योजना को चलाने की मांग की, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा के कारण ये बंद हुआ, और उसके बाद फिर भाजपा मेयर के कारण बंद नहीं हुआ, ये झूठ है, क्लियर झूठ है। वो अभी बंद नहीं हुआ और ना उनके जेल जाने के बाद बंद हुआ, वो 2 साल से भी ज्यादा समय से बंद है। मैंने एलजी फेसबुक लाइव किया, वहां पे देखो उस पे पड़ा हुआ है कि उन्होंने एलजी पे मैंने दिल्ली की विधानसभा में 2023 में भी इस मुद्दे को उठाया कि ये स्कीम बंद क्यों पड़ी है, अफसर काम नहीं कर रहे, सहयोग नहीं कर रहे। तो फिर कम से कम मुख्यमंत्री जी को तो इस बात को लेके कम से कम अड़ जाना चाहिए था कि क्यों इस पे सपोर्ट नहीं मिला, LG के सामने बैठ जाना चाहिए था। उन्होंने एलजी के बारे में उन्होंने बयान दिया कि एलजी समझ इसके नहीं रहे मुख्य आप। हाँ 2 साल से चुप क्यों है इस मुद्दे पे? इसका मतलब आपकी भी नीयत कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति जनजाति OBC माइनॉरिटी के प्रति संवेदनशील नहीं है। लेकिन यहाँ के दलित ये मानेंगे, दिल्ली के जो दलित हैं जो उनका वोट बैंक है वो मानेंगे, क्योंकि वो मेयर चुनाव की भी बात कर रहे हैं कि एक दलित मेयर होना चाहिए, वो लगातार होना चाहिए, ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? हाँ, वो टर्म ही उसका SC को किसी को बनाना है, हाँ, उसमें तय है इस बार महिला बनेगी, इस बार SC बनेगा। तो जब उसमें बनना ही SC है तो किसी न किसी को बनाना मजबूरी है। जैसे रिजर्व सीट होती है, रिजर्व सीट पे SC की पे SC लड़ेगा, ST पे ST लड़ेगा, उसमें क्या कोई अगर SC को दे रहा है तो कौन सा कोई वो कर रहा है एहसान, वो तो अधिकार है उसका। भाजपा बनने नहीं देना चाहती। ये सब बेकार की बातें हैं। हाँ। चुनाव जो कराना है वो कराने की प्रक्रिया मेयर लागू करें, शुरू कर दें। कौन रोक रहा है? क्यों 8 महीने से लटका रखा है? क्यों लटका रखा है? किसने कहा कि BJP ने रोकी है? झूठ है ये। उनको वो करवा क्यों नहीं रहे हैं? अच्छा, एक चुनाव की प्रक्रिया उसको शुरू करना वो तो मेयर की जिम्मेदारी थी ना, क्यों नहीं कर रही है? इसको BJP पे, हर चीज को BJP पे टाल देना, LG पे टाल देना, ये तो गलत है। आम आदमी पार्टी को लगातार कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, और इसी वजह से जो MLAs थे, जो नेता थे, वो कहीं ना कहीं डर के वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? ये एक आरोप है, उसमें राजकुमार आनंद का नाम आया, उसमें आपका नाम आया, उसमें करतार सिंह तनवर का नाम आया। देखिए, मैं किसी और के बारे में नहीं कहूंगा, पर एक बात कहूंगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार में SC और माइनॉरिटी का एक एक मंत्री पिछली बार भी बना, इस बार भी बना, और वहाँ SC और माइनॉरिटी के मंत्री नाम को मंत्री रहते हैं, उनको खुली छूट, जिस तरह मनीष सिसोदिया को काम करने की खुली छूट है, जिस तरह सौरभ भारद्वाज को काम करने की खुली छूट है, जिस तरह सत्येंद्र जैन को काम करने की पूरी छूट थी, उस तरह की छूट आतिशी को थी। उस तरह की छूट ना तो वहाँ इमरान हुसैन को है, ना वो राजकुमार आनंद को थी, ना वो मुकेश अहलावत को है, और मुझे भी दूसरे कार्यकाल में नहीं थी। और करतार सिंह तनवर को? वो तो MLA थे, वो मंत्री थोड़ी ना थे। MLA थे। MLA का थोड़ा ना कोई योजना बनानी होती है, मंत्री बनाता है योजना। लेकिन उन्होंने भी वो पार्टी छोड़ी। उनका कुछ दूसरा कारण हो सकता है। लेकिन अच्छा ठीक है, आप कांग्रेस, आपका कहना है कि आम आदमी पार्टी में खुल के काम करने के लिए नहीं दिया जाता था, SC और माइनॉरिटी मंत्री को नहीं करने दिया जाता। तो आप ये गारंटी लेंगे? क्योंकि अभी तुरंत हरियाणा में सैलजा वाला मुद्दा उठा था कि सैलजा को जाति सूचक शब्दों से तो उसका खामियाजा भुगत लिया ना, खामियाजा नहीं भुगता उसका। बराबर सम्मान मिलेंगे कहाँ? कांग्रेस में? देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी जो राहुल जी से बात हुई है जी, उससे मुझे लगा कि वो हमारे जो महापुरुषों की विचारधारा है, सामाजिक न्याय, संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी, भागीदारी, सामाजिक सम्मान, उस पे राहुल जी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। एक जमा जमाया दिल्ली का वकील हूँ मैं, मेरे को कोई किसी पद का लालच मुझे आकर्षित नहीं कर सकता। मैं एक विचार के साथ जुड़ा हूँ, विचार आगे नहीं बढ़ता दिखेगा तो मैं क्या करूंगा फिर वहां?
लेकिन आपको ऐसा लगता है जैसे कि राजकुमार आनंद थे वो बीजेपी में शामिल हो गए, क्या राजेंद्र पाल गौतम भी कभी अगर इसमें लगेगा कि बीजेपी अच्छा काम करे तो बीजेपी में शामिल हो दुनिया सकते? की कोई ताकत मुझे अंबेडकरी फूले साहू विचारधारा के विरुद्ध वाली विचारधारा में नहीं ले जा सकती। तो बीजेपी विरुद्ध है। वो तो दुनिया को दिख रहा है, इसमें पूछने की क्या बात है, सच्चाई है वो तो। हम्म, अगर 400 पार हो जाते तो संविधान बदल देते वो। हम्म, सारे देश के सारे जितने भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग थी बेच दी उन्होंने, ज्यादातर रिजर्वेशन ज्यादातर खत्म कर दिया, एजुकेशन इतना महंगा कर दिया, पढ़ाई छूट जाए बच्चों की। आपने कहा संवैधानिक संस्थाएं खत्म कर दी, रिजर्वेशन खत्म कर दी, इस पे एक राहुल गांधी का बयान आया था जब वो विदेश गए थे। उन्होंने कहा था कि जब दलित समाज आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से सही हो जाएगा तब हम रिजर्वेशन ले लेंगे, वापस ले लेंगे या कम कर देंगे। ये बयान है राहुल गांधी का, ये इस तो पे क्या बाबा साहेब का है, ये बयान तो बाबा साहेब का है। जब बाबा साहेब ने प्रोविजन किया संविधान लिखते वक्त, उन्होंने उसमें लिखा है, उसमें क्लियरली मेंशन है कि ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन ये 10 साल के लिए है, जिसको सरकारें बढ़ा रही हैं। लेकिन जो सरकारी नौकरियां और शिक्षण संस्थानों का रिजर्वेशन है, उसमें उन्होंने कहा कि ये तब तक चलेगा जब तक बराबरी ना आ जाए। तो यही बात राहुल गांधी जी ने कहा है कि जिस दिन बराबरी आ जाएगी, जिस दिन फेयर हो जाएगा, सब समान हो जाएंगे, सबको समान अवसर हो जाएंगे, उसके बाद इसको खत्म करने के बारे में सोचा जा सकता है। तो जो बाबा साहब ने कहा वही राहुल गांधी ने कहा। ये तो बीजेपी ने काट के इतना पार्टिसिपेट कि हम खत्म करेंगे, और जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं पार्टी, उन्होंने भी उसको चलाया। मैं पागल थोड़ी ना हूं, मैंने तो अपने फेसबुक पे डाला राहुल गांधी जी का पूरा बयान पढ़ो ना, उतना काट के 7 सेकंड का क्या दिखा रहे हो, पूरा दिखाओ बयान, तब पता चले क्या कहा। जो लोग काट के दिखा रहे हैं वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, समझ लें, चाहे बहुजन पार्टी हो, बहुजन समाज की पार्टी हो, चाहे कोई दूसरी पार्टी, जो काट के चला रही है वो बीजेपी के लिए काम कर रही है। अब बहुजन समाज पार्टी पे भी मैंने नाम लिया किसी का, या आप देखो जाकर उनके बयान किसके कौन क्या दे रहा है, आप बयान देखो ना कौन दे रहा है। मतलब जो ये बयान दे रहा है, जो आपकी क्या राय है? जो ये बयान दे रहा है कि राहुल गांधी ने संविधान खत्म करने की, आरक्षण खत्म करने की बात की, केवल उतना चला रहा है, वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है। लेकिन एक सवाल ये भी तो उठता है कि जब राहुल गांधी या कांग्रेस इतनी अच्छी है दलित के लिए या SC ST OBC के लिए, माइनॉरिटी के लिए, तो फिर जब शैलजा को गाली दी गई तो किसी ने, सोनिया गांधी ने, क्योंकि वो महिला है, वो कहती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। एक सिरफिरा कोई आम आदमी गलत बोलता है तो उसके ऊपर क्या कोई राजनीतिक पार्टी का नेता आके जवाब देगा क्या? उसको तो समाज ने धिक्कार कर दिया, सबने धिक्कार कर दिया, सबने उसको क्रिटिसाइज किया है, कांग्रेस के लोगों ने भी किया, नेताओं ने भी किया, हर आदमी करेगा, क्योंकि कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी जाति का बोल के कोई मुझे अपमानित करे, मैं खुद स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन एक आदमी, वो किसने कहलवाया उससे, बीजेपी ने कहलवाया या कांग्रेस के आदमी ने, किसने कहलवाया, उसी का तो खामियाजा भुगतते हैं, नहीं सरकार नहीं बन जाती वहां। देखिए, आज कोई भी किसी अनुसूचित जाति के या जनजाति के व्यक्ति का अपमान करेगा, उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो। वर्गीकरण पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वर्गीकरण एक धोखा है, समाज को बांटने की साजिश है। ये तो कुछ बातों मायावती को अच्छा लगे या ना लगे, पर ये एक धोखा। क्यों? चूंकि नौकरियां तो खत्म हो गई, नौकरी तो है नहीं। अब कहीं एक वैकेंसी निकलती है, कहीं 2 निकलती हैं। अभी भी अनुसूचित जाति या जनजाति की जो जातियां हैं, उनमें जो परिवार पढ़े लिखे हैं, सक्षम है, वही सफल हो रहे हैं। एग्जाम्पल देके बताऊंगा, हरियाणा के अंदर टोटल 78 अनुसूचित जाति हैं। 78 में से 12 ऐसी जाति हैं जिसका एक आदमी भी क्लास 1 ऑफिसर नहीं है, ए ग्रुप में नहीं है। 17 जाति ऐसी हैं जिनका बी ग्रुप में भी एक आदमी नहीं है, और 4 जाति ऐसी हैं जिनका डी ग्रुप में भी एक आदमी नहीं है। अब वैकेंसी निकली, सपोज करो ग्रुप, आपने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को लागू कर दिया हरियाणा ने। अब उन्होंने मान लो 2 कैटेगरी बना दी है। सपोज करो एक कैटेगरी में 28 जाति डाल दी, बची 50 वो दूसरी कैटेगरी में डाल दी, और वैकेंसी निकली 2, जूनियर इंजीनियर सिविल, क्वालिफिकेशन चाहिए सिविल इंजीनियरिंग बीटेक। तो उसमें अप्लाई तो वही कर पाएगा जो बीटेक है, और बीटेक करने का खर्चा कई कई लाख रुपए है। तो पहली बात तो बीटेक वो कर पाएगा जिसके पास कई लाख रुपए खर्च करने को होगा, ठीक है। दूसरी बात, जो बीटेक है वो अप्लाई करेगा, अप्लाई करके एग्जाम में पास वो होगा जो उनमें अच्छे नंबर लेके आएगा। जो आ जाएगा उसमें भी 2 में से 2 कैटेगरी में एक एक नौकरी चली गई, एक ए कैटेगरी, एक बी कैटेगरी।
ए कैटेगरी की 28 जाति में से किसी एक जाति के एक आदमी को मिलेगी, और बी कैटेगरी की 50 जाति में किसी एक जाति को मिलेगी। 49 जाति फिर भी रहेगी, उसको कुछ नहीं मिला, और उधर 28 में से भी एक को मिला, 27 जाति रह गई। तो सब क्लासिफिकेशन करके भी कौन सा ऐसा जादू है, कौन सा ऐसा तरीका है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी कोई जजमेंट देते वक्त कोई आंकड़े दिखाए? उसके पास क्या कोई आंकड़े थे, कोई फार्मूला था? कैसे मिलेगा सबको? 78 जाति को कभी अब 200 साल बाद तक भी दे देंगे क्या ये? जबकि तब तक आरक्षण चलने वाला नहीं है 200 साल तक। आरक्षण तो बचा भी नहीं है, नौकरियां नहीं है, तो आरक्षण किस किस बात का? और पढ़ाई इतनी महंगी, पैसे क्या, अब हम लोग पढ़ाई छोड़ रहे हैं, तो आगे क्या बनेगा देश का, हमारे लोगों का? मैं तो उस बात को लेकर चिंतित हूँ। तो ये सब क्लासिफिकेशन एक धोखा है, क्योंकि नौकरियां नहीं है, आपस में लड़ाने की साजिश है कि ये अनुसूचित जाति को आपस में बांट के आपस में लड़वाना चाहते हैं। फ्रूट तो सारा फिर भी वही खा रहे हैं, स्वर्ण। भाई प्राकृतिक संसाधन उनके पास है, देश का व्यापार उनके पास है, देश की सारी संपत्ति उनके पास है, खेत की जमीन उनके पास, हमारे पास है क्या? हमारा आखिरी सवाल, और हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं कि कांग्रेस में आप शामिल हुए और अब 2025 में इलेक्शन है फरवरी में, उसको लेके आप किस तरीके से काम करेंगे? जैसे कि देखिए, केजरीवाल। मैं पहली बात तो आपको बता दूं, मेरा दिल्ली में एमएलए लड़ने का कोई इरादा नहीं है। मैं अब राष्ट्रीय राजनीति में कदम रख चुका हूं। कांग्रेस के माध्यम से पूरे देश में सामाजिक न्याय के मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए आया हूं। मुझे ना कोई पद चाहिए, ना कोई टिकट चाहिए। मतलब आप सीमापुरी से जो आप टिकट लेके लड़ते थे, मैंने तो आप लड़ना ही नहीं है एमएलए, मैंने नहीं लड़ना एमएलए। तो अच्छा, क्या क्या चीजें रहेंगी जो कांग्रेस के बारे में कहते हैं केजरीवाल से मुकाबला करना आसान रहेगा क्या कांग्रेस का? देखिए, कोई भी पार्टी ये ना मान ले कि ये हमारे लिए ही दिल्ली की सरकार है। पहली बात तो दिल्ली की सरकार पे पावर सब छीन चुकी है, कुछ है नहीं, ठीक है। नंबर 2, केजरीवाल जी के आने से पहले 15 साल कांग्रेस का राज था ना। हाँ। ये क्या थे, तब कोई जानता था इन्हें? तो कल क्या होगा किसने देखा? जनता का मूड किधर चला जाए, जीरो से कब कोई हीरो हो जाए, कुछ पता चलता है? ये डिपेंड करता है कि आप मुद्दों के साथ जमीन पे कितनी मेहनत करते हैं। मेहनत करनी पड़ेगी कांग्रेस को, बिना मेहनत कुछ नहीं आने वाला हाथ। मेहनत तो कांग्रेस हरियाणा में भी कर रही थी। 2 चीजें हैं मेहनत के साथ साथ, एक तो होता ऊपर मेहनत करना, एक होता कैडर तैयार करना। तो कैडर तो तैयार ही नहीं किया, हवा हवा में मीडिया के द्वारा एक वो बनाया जाए, उससे थोड़ा ना चुनाव जीता जाएगा। चुनाव तो बूथ पे जीता जाता है, वोट से जीता जाता है। बीजेपी के लोगों में उनका जो अपना मिशन है, मनुवाद, मनुस्मृति। और कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस आज सामाजिक न्याय की बात कर रही है। कह रहे हैं एम वाई समीकरण पे वो वोट जीतते हैं, या कभी जीते भी हैं तो किस पे? मुस्लिम वोट उनके पास ज्यादा रहते हैं। उनके कहने का ये है कि मुस्लिम ये और ये जनरल। सब सुनो सुनो, ये सब बेकार की बातें हैं। कांग्रेस के पास दलित भी एक समय उन्हीं का वोटर था, आदिवासी उनका वोटर था, मुस्लिम रिलीजियस जो माइनॉरिटी है वो भी उनका वोटर था, और तमाम अपर कास्ट के लोग भी उनके वोटर थे, स्वर्ण जाति के भी। लेकिन एक सवाल उठता है कि राजकुमार आनंद या करतार सिंह या फिर आप हो गए राजेंद्र पाल गौतम, उन सबको लग रहा था कि अब आम आदमी पार्टी खत्म है। लेकिन किसको लग रहा था? जिन सवाल आम उठाते आदमी हैं, पार्टी को कोई और खत्म नहीं कर सकता। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता खुद आम आदमी पार्टी को खत्म कर रहे हैं। जैसे लग रहा था कि जेल से नहीं निकल पाएंगे बाहर अब, लेकिन जेल लगातार का कोई सबसे कंसर्न नहीं है। सुनो, जेल की छोड़ दो, जेल में तो जितने भी पक्ष के नेता सबको झूठे केस बना बना के जेल में डाल रहे हैं। बात वो नहीं है, जेल से कोई चुनाव का लेना देना नहीं है। एक और आखिरी सवाल है कि 10 साल आप राजनीति में रहे और अब कांग्रेस राजनीति में तो अभी भी हूँ, नहीं, ये अभी को भी 10 है। साल में 10 साल आम आदमी पार्टी में में आप रहे और अभी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, तो क्या लगा उस सरकार में कमी, या क्या चीजें आप उस पार्टी में रहते हुए नहीं कर पाए जो अब कांग्रेस में आके उनको राय देना एक ही चाहेंगे? चीज है, वहां सामाजिक न्याय की चर्चा नहीं होती। आज तक आपने अरविंद केजरीवाल के मुंह से सामाजिक न्याय पे एक शब्द नहीं सुना होगा। बाद में तो बहुत लोग बोलते हैं कुर्सी पे रहेगा तो सब कुर्सी बचाते हैं। हमने कुर्सी को अपने विचार के लिए त्याग दिया। तो अब वो स्टार्ट करें, जय भीम योजना जो है फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैंने पता किया विभाग में जमीन पे तो कुछ है ही नहीं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके थोड़ा ना फुद्दू बनाया जाएगा, लागू करके दिखाओ, कर देंगे, तब बात करेंगे। फिर कर देंगे तो खुशी होगी, हम सम्मान करेंगे, धन्यवाद करेंगे उनका। अच्छा, फिर कभी ऐसा हो सकता है कि राजेंद्र पाल गौतम फिर आम आदमी पार्टी में जाए, कभी मूड चेंज? मैं अब कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में रह के
पूरे देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई आगे बढ़ानी है। और आम आदमी पार्टी सामाजिक न्याय पे कभी जाएगी नहीं, क्योंकि वो मनुवादियों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी आपने दोनों मनुवादी हैं, दोनों सामाजिक न्याय की बात नहीं करते। चलिए, ये थे हमारे साथ राजेंद्र पाल गौतम। हमारी बातचीत पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर आगे और आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं आगे हम किनका इंटरव्यू करें और क्या क्या मुद्दे और हमें पूछने चाहिए थे, किन मुद्दों पे बात करनी चाहिए थी। आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में जोड़िए। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।